हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए आज हम बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड पार्ट आ गया टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म का हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। पहला हमारा हो गया था एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है 3 पार्ट में। क्या क्या था? एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और लास्ट उसका क्या था? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसी प्रकार जो हम आज पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसके भी 3 पार्ट हैं। सबसे पहले वही आएगा एज इट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम FRS कहते हैं, है ना। इसी प्रकार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और लास्ट आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसको मैं शॉर्ट में क्या कहूंगा? FRS, है ना, FRS। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। स्पेशल बात यह है कि ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एल्केन की। किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है? एल्केन। एल्केन जहां भी दिख जाए मतलब आपको कौन सी रिएक्शन लगानी है, वहां पे उसकी रिएक्शनों में कौन सी रिएक्शन लगानी है, इस बात का ध्यान रखना है कि एल्केन आते ही हमें किधर जाना है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि FRS की तरफ चले जाना है। जैसे ही एल्केन दिख जाए आपको FRS की तरफ चल जाओ, वो हो जाएगा आपका एल्केन की रिएक्शन, आपको क्लियर हो जाएगी। देखो कैसे होता है एल्केन में भी बात करूं मैं जैसे, तो एल्केन का अगर इसका एक रिएक्शन देखूं कैसे रिएक्शन होती है, जैसे जनरल को एल्केन ले रहा हूं RH प्लस, जैसे मैं हेलोजिनेशन करा रहा हूं, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन से रिएक्शन करा रहा हूं, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे? ये बनेगा RX बन जाएगा, एक X इसके पास चल जाएगा और ये H निकल के इधर, ये इधर और इसमें से एक X इधर। सब्स्टिट्यूशन चेंज करना, जगह चेंज करना, स्थान चेंज करना, है ना। एक दूसरे का स्थान ले लेंगे, अपने एक दूसरे का स्थान चेंज कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे एक दूसरे को, है ना। तो यही होता है सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग भी यही होता है, विस्थापन करना, डिस्प्लेस करना, है ना। यहां से X जाएगा, जगह छोड़ेगा, R के पास चल जाएगा, यहां से H निकलेगा, वो इस X के पास चल जाएगा। मतलब आपस में क्या होगा? स्थान परिवर्तन होता है, जगह चेंज होती है, उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो यहां पे देखो यही हो रहा है, R के साथ में X आ गया और H के साथ में X चल जाएगा। ओके, ये बन जाएगा हमारा। एक बेसिक रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं। अब देखो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे रिएक्शन काम करती है, क्योंकि हम पढ़ी रिएक्शन मैकेनिज्म रहे हैं तो हमें मैकेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए कि रिएक्शन होती कैसे है ना, रिएक्शन एक्चुअली होती कैसे है। तो हेलोजिनेशन की बात करूंगा मैं इस मैकेनिज्म में। तो हेलोजिनेशन की बात करते हैं। देखिए मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड करना है वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन, है ना, फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन। फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन फर्स्ट पार्ट है हमारा, फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन। देखो हेलोजिनेशन में चारों चीजें आ जाएगी, फ्लोरिनेशन आ जाएगा, ब्रोमिनेशन आ जाएगा, क्लोरिनेशन आ जाएगा और आयोडीनेशन आ जाएगा। तो चारों चीजें देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 देखते हैं। पहले फ्लोरिनेशन की बात करते हैं। देखो फ्लोरिनेशन जो होता है यानी कि फ्लोरीन की रिएक्शन करानी है हमें। जैसे मेरे पास में कोई मेथेन है, इसको मैं इस स्टाइल से लिख रहा हूं, है ना, प्लस फ्लोरीन, ये FF और ये क्या बना देता है? ये बना देगा हमारा CH3 फ्लोरोएल्केन, है ना, फ्लोरोमेथेन, ये बन गया, प्लस HF बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन जो होती है बहुत ही ज़्यादा डेंजर रिएक्शन है, ये बहुत खतरनाक रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होगा? इस रिएक्शन में आग लग जाएगी, है ना, एक्सप्लोजन हो जाता है, एक्सप्लोजन विस्फोट हो जाता है। तो इसलिए ये रिएक्शन हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि फ्लोरीन जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर मैं इसके रिएक्टिविटी की बात करूँ, हेलोजन जो होता है इसकी रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो देखो F2 इज ग्रेटर देन Cl2 इज ग्रेटर देन Br2 एंड लास्ट ग्रेटर देन I2। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है F2। तो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि रिएक्शन विस्फोट के साथ, एक एक्सप्लोजन के साथ कंप्लीट होती है और आग लग जाती है। तो इसलिए इस रिएक्शन को ऐसे नॉर्मल कंडीशन में प्रोसीड नहीं करवा पाते हैं, है ना, नॉर्मल कंडीशन में प्रोसीड नहीं करवा पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है F2 की। एक बात तो ये ऑर्डर रहता है रिएक्टिविटी का। तो आप देखो क्या करेंगे, कई लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे तो रिएक्शन करानी है, कुछ ऐसे भी होते हैं ना कि मुझे तो फ्लोरोएल्केन नहीं बनाना है। तो उसके लिए भी एक मेथड है। उसके लिए क्या करना होता है, देखो आप क्या करना है, अगर आपको ये रिएक्शन प्रोसीड करवानी है तो आपको इसको लेना पड़ेगा एक इनर्ट गैस के सॉल्यूशन। जैसे N2 ले लिया मैंने, तो N2 का मुझे सॉल्यूशन लेना है। ये क्या है? इनर्ट गैस है, मतलब इनर्ट ही मानते हैं क्योंकि इसका जो P सब शेल होता है वो हाफ फिल्ड होता है ना, आधा भरा हुआ होता है। तो क्या होता है, ये स्टेबल होती है नाइट्रोजन। तो क्या होता है, ये इनर्ट की तरह बिहेव करती है, इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है, तो ये रिएक्ट नहीं कर पाती। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, फ्लोरीन लेंगे फिर रिएक्शन करवाएंगे। एक बात तो ये हो जाएगा कि इससे अगर रिएक्शन कराएंगे तो फिर एक्सप्लोजन नहीं होगा, आपका
फ्लोरोएल्केन बन जाएगा। लेकिन 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 अगर मैं इसके बगैर लूंगा तो फिर क्या होगा, एक्सप्लोजन होना हो जाएगा एक्सप्लोजन, और हम इसको लैब में भी इस रिएक्शन को नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे डेंजरस हो जाता है मामला, है ना, बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है, तो लैब में भी हम इस रिएक्शन को नहीं करवाते हैं। तो एक कंडीशन तो मेरी ये हो गई। दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आता है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड कौन सा मेथड होता है, वो होता है स्वार्ट मेथड, जिसे हम कहते हैं स्वार्ट मेथड। स्वार्ट मेथड, अच्छा, इस स्वार्ट मेथड क्या होता है, स्वार्ट मेथड क्या होता है, हैलोजन एक्सचेंज का मेथड होता है ना। इसमें क्या होता है, हैलोजन एक्सचेंज हो जाया करती है। हैलोजन एक्सचेंज हो जाती है, कैसे होती है, जैसे मेरे पास में ये कोई RX है, कोई छोटी कोई भी ले सकता हूँ, RCl ले लूँ, RBr ले सकता हूँ, R आयोडीन ले सकता हूँ, है ना, तो कोई भी आयोडो एल्केन ले सकता हूँ, क्लोरो एल्केन ले सकता हूँ, तो वो एल्केन ले लूंगा, उसके बाद उसकी रिएक्शन में करवा दूंगा AgF, है ना, या मैं करवा देता हूँ COF3, है ना, कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड हो जाएगा, या फिर मैं ले सकता हूँ HgF2 ले सकता हूँ, SbF3 ले सकता हूँ। इनमें से कोई भी रिएजेंट यूज करूंगा और मैं इन तीनों में से यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का कोई भी एल्केन ले लेता हूँ, उस एल्केन के साथ अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ तो क्या हो जाता है, एल्केन का एक्सचेंज हो जाता है। एल्केन क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है और बना देती है RF, और जो बचा हुआ Cl है वो इनके साथ चल जाएगा, AgCl बना लेगा या HgCl2 बना देगा। इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो दो मेथड है, अगर आप हेलोजिनेशन कराना चाहते हो, फ्लोरिनेशन कराना चाहते हो, अगर आप फ्लोरिनेशन आपको करवाना है तो सिर्फ दो ही मेथड है, इन दो मेथड से आप फ्लोरिनेशन करवा सकते हो। तो इसलिए फ्लोरिनेशन आप जनरली नहीं करवाते हैं। अब बात करते हैं क्लोरिनेशन की। क्लोरिनेशन तो हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, नॉर्मली केस में हो जाएगा क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन कैसे होता है वो देखते हैं। तो देखो, क्योंकि यहाँ पे हम सनलाइट यूज करेंगे, है ना, HNO यूज करेंगे, या फिर हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं UV यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पेरोक्साइड, है ना। इस ऐसे मीडियम में क्या बनता है, ऐसे मीडियम में बनता है हमारे पास में फ्री रेडिकल, है ना। तो हम यही यूज करने वाले, रिएक्शन इसी मेथड से प्रोसीड होगी। तो जैसे हम सनलाइट के अंदर रिएक्शन करवाते हैं, CH4 देखा होगा आपने रिएक्शन को, प्लस Cl2, तो क्या बनता है, CH3Cl, एक से इधर चल जाएगा, प्लस HCl। कुछ इस टाइप की रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो देखो होता क्या है, एक H यहाँ से Cl के पास में, एक Cl इधर चल जाएगा। अच्छा, कई लोग कहते हैं भाई रिएक्शन आगे भी बिल्कुल होती है, आगे भी रिएक्शन होती है, आगे भी रिएक्शन हो जाएगी और Cl2 आएगा, क्या बनाएगा, CH2Cl2, और क्या निकल जाएगा, एक H यहाँ से, एक Cl यहाँ से, HCl निकल जाएगा और वापस से CH2Cl2, फिर आगे Cl2 आ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, CHCl3, फिर यहाँ से एक H निकल जाएगा, एक Cl निकल जाएगा, एक Cl यहाँ के अटैच हो जाएगा, और भी आगे रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, CCl4 बना देगा, यहाँ पर लास्ट हो जाएगा इसका दी एंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका लास्ट हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से प्रोसीड होती है, तो ध्यान रखना है इसका। अच्छा, अब ये कब होता है, कई बार क्या सोचते हैं हम, कई रिएक्शन यहाँ तक ही हो जाती है, यहीं तक कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ तक कंप्लीट होने के लिए क्या होता है, यहाँ पे केस है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे Cl2 एक्सेस में लेता हूँ, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सेस में लेता हूँ, बहुत ज़्यादा अमाउंट में Cl2 लेता हूँ, तो फिर क्या होता है, Cl2 जैसे जैसे मिलता जाएगा वैसे वैसे इसका डीकम्पोजिशन होता जाएगा और HCl निकलता जाएगा। तो रिएक्शन यहाँ पे आके कार्बन टेट्राक्लोराइड के पास आके रुक जाया करती है। लेकिन अगर मैं इसका बहुत स्मॉल अमाउंट लेता हूँ, स्मॉल अमाउंट ले लेता हूँ और इसकी मात्रा में लेता हूँ एक्सेस में, इसकी मात्रा अगर एक्सेस में लेता हूँ तो फिर यहीं तक रिएक्शन रुक जाती है। फिर भी थोड़े बहुत तो बन ही जाते हैं मॉलिक्यूल, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और दूसरा बात ये होता है कि ये क्लोरोमेथेन के साथ साथ दूसरे पार्ट भी थोड़े थोड़े एक दो पार्ट तो बन जाते हैं। हालांकि कार्बन टेट्राक्लोराइड तक तो नहीं जा पाती रिएक्शन, लेकिन फिर भी एक दो स्टेप तक रिएक्शन हो जाया करती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, हाँ, मेजर प्रोडक्ट यही रहेगा, क्लोरोमेथेन ही रहेगा मेजर प्रोडक्ट। तो इस कंडीशन में ये ध्यान रखना, यहाँ पे जब स्मॉल अमाउंट होगा तब तो ये बनेगा मेजर, और एक्सेस अमाउंट होगा अगर इसका तो फिर जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड तक। ओके, चलो इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होता है। मैकेनिज्म 3 पार्ट में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था इसको, है ना। मैकेनिज्म सीखते हैं इसका, कैसे मैकेनिज्म होता है, कैसे रिएक्शन होती है वो देखते हैं। देखो, जैसे मेरे पास में फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में मैंने 3 पार्ट में बताया था। सबसे पहले क्या होता है, चेन इनिशिएशन, फिर होता है चेन प्रोपेगेशन, और लास्ट स्टेप होता है चेन टर्मिनेशन। 3 ही स्टेप होते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप होगा चेन इनिशिएशन, मतलब चेन को स्टार्ट करना, श्रृंखला प्रारंभन, हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला प्रारंभन, चेन इनिशिएशन।
देखो चेन स्टार्ट कैसे होती है, मैंने लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो फ्री रेडिकल एडिशन वाला देखना, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि हमें क्या चेन स्टार्ट करनी है। चेन स्टार्ट मतलब फ्री रेडिकल बनाने हैं। तो फ्री रेडिकल बनाने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे हम यहाँ पे Cl2। जैसे ही HMU पड़ेगा गर्म करेंगे या पेरोक्साइड लेंगे तो ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, होमोलाइटिक फिजन के साथ में, होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन होगा मतलब कि समांश विखंडन। जब भी समांश विखंडन होमोलाइटिक फिजन होता है मतलब होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज भी बोल सकते हैं, मतलब इस पाई बॉन्ड के जो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जो है बराबर बराबर भागों में बट जाता है। एक इलेक्ट्रॉन उसके पास चल जाएगा सिग्मा बॉन्ड का और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम के पास में आ जाएगा। मतलब जब इलेक्ट्रॉन की बराबर बराबर पार्टनरशिप के साथ बॉन्ड टूटता है तो उसे हम कहते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, है ना। इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं HMU की प्रेजेंट में अगर रिएक्शन करवाता हूँ ये रिएक्शन, तो ये इसी तरह से होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा और क्या बनाएगा Cl फ्री रेडिकल और इधर Cl फ्री रेडिकल, दो Cl फ्री रेडिकल बन जाया करते हैं। तो ये हो गया चेन इनिशिएशन। अब देखो क्योंकि यहाँ पे हमें बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है और बॉन्ड तोड़ना, बॉन्ड ब्रेक करना ऑलवेज कैसा होता है, एंडोथर्मिक। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, एंडोथर्मिक होगा। ध्यान रखना इस बात का, फर्स्ट स्टेप हमेशा कैसा होता है, एंडोथर्मिक। एक बात ये हो गई। दूसरी बात करते हैं चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन श्रृंखला संचरण, है ना, हिंदी में कहते हैं श्रृंखला संचरण, चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन मतलब श्रृंखला को आगे बढ़ाना। मतलब जैसे ही फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल एक बार बन गया तो फिर वो बाकी सबको फ्री रेडिकल में ही तोड़ेगा, सबको फ्री रेडिकल में तोड़ता जाएगा तोड़ता जाएगा तोड़ता जाएगा, है ना। तो क्या होता है, अब ये दुष्ट कह रहा है, ये दुष्ट क्या करता है, Cl फ्री रेडिकल इधर से आता है और एक मेथेन अंकल को पकड़ता है ना, एक मेथेन अंकल को पकड़ता है और बोलता है यार मैं अकेला डॉट लेके घूम रहा हूँ, बहुत दुखी हूँ, तू थोड़ी हेल्प कर। तो ये कहता है चल ठीक है मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सिग्मा बॉन्ड इधर टूटेगा, ये इधर टूटेगा। अच्छा ये ऐसा यहाँ पे भी लाइट की प्रेजेंट में रिएक्शन हो रही है ना, सेकंड स्टेप आ गया, बस इतना सा ध्यान रखना। तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो, ये इधर से बॉन्ड क्लीवेज हुआ, ये इधर बॉन्ड क्लीवेज हुआ, तो बनने वाला क्या है मेरे पास में बनेगा HCl प्लस CH3 फ्री रेडिकल। अच्छा बताओ इसमें मेरे पास में मतलब ऐसा भी तो हो सकता था, देखो दो कंडीशन हो सकती थी यहाँ पे ये हो सकता था CH3Cl प्लस H फ्री रेडिकल, ये भी तो बन सकता था। ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूं, तो ये भी तो हो सकता था, यही क्लोरोमेथेन बन सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्यों ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि देखो होता क्या है, ये वाला मोर करेक्ट है, ये गलत है, रॉन्ग है, ये नहीं होता है। क्योंकि देखो मैंने फ्री रेडिकल एडिशन वाले पार्ट में बताया था कि जो जितना छोटा फ्री रेडिकल होगा उसकी अटैकिंग उतनी ज्यादा होगी। बताया था मोटा ताजा आदमी होता है उसको बैठ के उठने में दिक्कत होती है, कहीं चलने में, कोई काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ना, मोटा ताजा आदमी। और एक दुबला पतला आदमी होता है, बस स्प्रिंग लगी होती है उसके, आराम से कोई भी काम फटाफट करेगा, भागते हुए करेगा, दौड़ते हुए करेगा। तो वही स्थिति यहाँ पे है। तो जैसे ये हाइड्रोजन वाला पार्ट है, ये हल्का होता है, छोटा होता है। हाइड्रोजन एटम जो होता है कैसा होता है, छोटा होता है, हल्का होता है, लाइट वेट होता है। तो क्या करता है, फटाफट भाग के कहीं भी पहुंच जाता है। तो इसको जहां जिसको इसका जैसा फ्रेंड मिलेगा वहां जाके ये पहुंच जाएगा। तो ये हल्का होता है तो जल्दी से जाके क्या करेगा, इस Cl के साथ में जाके जुड़ जाएगा। इस बेचारा इस मेथिल ग्रुप जो है, मेथिल फ्री रेडिकल है, इसको मौका ही नहीं पड़ेगा, ये उठेगा जब तक तो ये पहुंच ही जाएगा इसके पास में। अब बताओ बेचारा बचा कौन, मिथाइल फ्री रेडिकल ही बचेगा, है ना। तो इसीलिए HCl बन जाता है और मिथाइल फ्री रेडिकल फ्री हो जाता है, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाती है, थोड़ा ध्यान रखना इसका। तो यहाँ पे गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट कई बार। तो ये बनता है चेन प्रोपगेशन। अच्छा चेन प्रोपगेशन में ये पहला स्टेप जो है ये कैसा होता है, ये होता है एंडोथर्मिक। इसको नहीं बताते हैं बहुत सारे लोग, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्यों होता है भाई, देखो ये तो फ्री रेडिकल हो गया, लेकिन अब मेथेन में से जैसे CH3 जो मेथेन जो होता है, इसका जो H बॉन्ड तोड़ना होता है बहुत मुश्किल होता है। ये स्टेबल कंपाउंड है, ऑक्टेट कंप्लीट है कार्बन का, देखो 2 4 6 8 ऑक्टेट कंप्लीट है, और आप इसके ऑक्टेट में से बॉन्ड तोड़ना चाह रहे हो, बॉन्ड क्लीवेज करना चाह रहे हो, तो ये आसानी से बॉन्ड क्लीवेज नहीं करवाता है। तो इसीलिए क्या करता है, इसके ये वाला जो पार्ट होता है, ये बॉन्ड मतलब इस वाले पार्ट में बॉन्ड टूटता नहीं है। अब बॉन्ड टूटेगा नहीं तो हमें थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी। तो ये
मतलब इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि देखो HCl बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है, लेकिन उतनी हीट नहीं निकल पाती जितनी हम हीट देते हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा सा मतलब पार्शियली एंडोथर्मिक कह सकते हो, बहुत कम हीट देनी पड़ती है हालांकि, लेकिन फिर भी एंडोथर्मिक वाला पार्ट है ये। तो ये स्टेप थोड़ा एंडोथर्मिक होता है, ध्यान रखना। अब कहेंगे साहब हमने तो सेकंड स्टेप चेन प्रोपगेशन एक्सोथर्मिक पढ़ा है। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने, गलत नहीं पढ़ा है, लेकिन नेक्स्ट वाला स्टेप, अब जो इसके वाला जो अगले वाला स्टेप आएगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाला स्टेप जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है। अब अगली बात देखो, यहां से कैसे देखेंगे, ये कहेगा दुष्ट तूने मुझे फ्री रेडिकल में चेंज किया है। Cl डॉट को कह रहा है, इस Cl डॉट को क्या कह रहा है कि दुष्ट तूने मेरे को फ्री रेडिकल में तोड़ा है, तो मैं भी तेरे एक मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल में तोड़ दूंगा। कि कोई बात नहीं, तोड़ ले, बराबर कर ले, हिसाब चुकता कर ले। तो क्या करता है, ये आता है इधर से CH3 फ्री रेडिकल, और इधर क्या बनता है, ये देखो Cl का मॉलिक्यूल आ गया, Cl का मॉलिक्यूल आ गया, वापस इसको ऐसे तोड़ेगा और ये अपना हिसाब चुकता करेगा और क्या बनाएगा, CH3 Cl प्लस HCl। देखो बन गया क्लोरोमेथेन, है ना। तो जिस तरह का HCl नहीं रहेगा, यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल, वापस से देखो Cl को फ्री रेडिकल में तोड़ दिया इसने अपना हिसाब चुकता कर दिया। तो ये वाला प्रोसेस जो होता है वो होता है हाईली एक्सोथर्मिक होता है ये वाला प्रोसेस। तो इसीलिए चेन प्रोपगेशन क्या होता है, ओवरऑल देखें तो एक्सोथर्मिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीट माइनर सी हीट रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। तो ओवरऑल अगर एवरेज निकालूं मैं, तो चेन प्रोपगेशन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है ना। एक बात ये ध्यान रखना, चेन प्रोपगेशन जो रहेगा वो रहेगा एक्सोथर्मिक। बस इस स्टेप का ध्यान रखना, ये एंडोथर्मिक होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हेलोजिनेशन वाला जो पार्ट होता है, हेलोजिनेशन जो हम करवाते हैं एल्केन का, वो कंप्लीट प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है। तो कंप्लीट प्रोसेस की अगर बात करेंगे तो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, है ना, एक्सोथर्मिक होगा कंप्लीट प्रोसेस। और बाकी जैसे बीच में से पूछ लेता है कि चेन प्रोपगेशन क्या होता है, तो चेन प्रोपगेशन एक्सोथर्मिक, इनिशिएशन एंडोथर्मिक और टर्मिनेशन वापस से एक्सोथर्मिक। तो बात करने वाले हैं टर्मिनेशन के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप आता है चेन टर्मिनेशन, लास्ट स्टेप है ना। ये हो गए, 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं लास्ट वाले पार्ट की, थर्ड। बहुत सिंपल है, मज़ेदार है, बहुत हेल्प करने वाला है आपको ये हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर में। ध्यान रखना, जब हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर पढ़ोगे आप, तो ये वाली जो टाइप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है, ये बहुत काम आने वाला है आपके। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। थर्ड स्टेप की बात कर लेते हैं, वो आता है मेरे पास में चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में क्या होता है भाई, चेन टर्मिनेशन में बस वही बताया था लास्ट वीडियो में, आराम से अच्छे से देखना उसको। Cl डॉट 2 फ्री रेडिकल मिल जाएंगे तो क्या बना देगा, Cl2 फ्री रेडिकल की चेन खत्म। टर्मिनेशन मतलब समाप्त, खत्म कर दो, मतलब फ्री रेडिकल का बनना खत्म हो जाएगा, प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा फ्री रेडिकल का। तो ये क्या होती है, प्रोडक्शन फैक्ट्री है जहाँ पे फ्री रेडिकल बन रहे हैं और इस फैक्ट्री पे हमें बैन लगाना है। अब फैक्ट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे बंद हो जाएगी। फैक्ट्री स्टार्ट की थी इनिशिएशन से और फैक्ट्री बंद हो रही है टर्मिनेशन पे। तो ध्यान रखना, यहाँ टर्मिनेशन पे फैक्ट्री बंद हो जाएगी इसकी, और क्या बन जाएगा, Cl2। फिर अगर मान लो 2 CH3 एक जैसे आ जाए फ्री रेडिकल वाले। अच्छा, फ्री रेडिकल कौन कौन से बने थे, एक तो मिथाइल फ्री रेडिकल बना था और एक Cl फ्री रेडिकल बना था, 2 ही फ्री रेडिकल बने थे। तो यही आपस में रिएक्ट कर देंगे, और क्या है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये 2 फ्री रेडिकल आपस में मिलेंगे, क्या बना देगा, इथाइन। अच्छा, इसके साथ साथ अगर मान लो यहाँ पे एक CH3 और एक Cl मिल जाता है, तो बना देगा CH3Cl। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिस पे अक्सर ध्यान नहीं जाता है हमारा, बिल्कुल ध्यान क्या आता है, बिल्कुल देखते ही नहीं हम लोग। ऐसा ये माइनर है, ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा माइनर बनता है, मेजर प्रोडक्ट नहीं कह सकते इसको। मेजर प्रोडक्ट तो हमारा क्या होता है, ये बनता है, ये मेजर होता है। वो भी मैंने कंडीशन बता दी थी आपको, एक्सेस अमाउंट में कौन सा लेना है, तब ये मेजर बनेगा। बाकी ये वाले जो पार्ट बनते हैं ये मेजर बनते हैं, क्लोरीन गैस है, ये एथेन है ना, ये मेजर नहीं बनते हैं, माइनर बनते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कई बार क्या होता है, ये Cl2 सिलेक्शन कर लेता है और ये बना देता है C2H5Cl। देखो ये क्लोरोएथेन भी थोड़ा सा बनता है इसके अंदर, कई बार एग्जाम में कॉम्पिटिशन में पूछ लेता है। तो ध्यान रखना इसका, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो होता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है कि वो पूछता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, हेलोजिनेशन करवा रहे हैं हम मेथेन का, और कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो हमारे ऑप्शन में ये भी आता है कई बार, तो हम गलत कर जाते हैं वहाँ पे। तो ध्यान रखना है, क्लोरोएथेन वाला पार्ट भी थोड़ा सा बन जाता है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी, लेकिन बनता तो है, मना तो नहीं कर सकते ना, स्मॉल क्वांटिटी।
है ना। हम लोग बोलते हैं ना मारवाड़ी में, क्या बोलते हैं, नी मामा से काना मामा ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पे है कि भाई स्मॉल क्वांटिटी बन तो रहा है तो हम मना तो नहीं कर सकते, इसको बन रहा है तो ये बनेगा तो हम इसको भी एज प्रोडक्ट मानना पड़ेगा। तो ऑप्शन में आता है कई बार ये कि C2H5Cl बनेगा या नहीं बनेगा, तो वो बनता है स्मॉल क्वांटिटी। ओके, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देना इस पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इस तरह से मैकेनिज्म वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, जैसे ब्रोमिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ब्रोमिनेशन भी एज इट इज इसी की तरह होता है। अच्छा, इसमें एक ब्रोमिनेशन से पहले मैं एक स्टेप बता देता हूं। कई बार हम लोग जैसे ये ले लेते हैं C2H5 C2H6 एथेन ले लेते हैं, एथेन से भी रिएक्शन करवा देते हैं। तो रिएक्शन तो वैसे ही होगी जैसे मैंने अभी बताई थी, लेकिन वो पूछता है कि प्रोडक्ट कौन कौन सा बनेगा। तो देखो इसमें बन क्या क्या सकता है, आपके हिसाब से क्या क्या बनना चाहिए इसके अंदर, इसके अंदर क्या क्या बन सकता है। तो हम बात करें, जैसे इसके अंदर मेरे पास में C2H5 फ्री रेडिकल, C2H5 फ्री रेडिकल बन जाएगा, Cl फ्री रेडिकल बनेगा। भाई एक H ही तो जाएगा इधर से और ये बनाएगा। तो पूछता है प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है। तो देखो इन दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा, एक प्रोडक्ट मेरा बन जाएगा C4H10, ब्यूटेन बन जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो जिस पे हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है, गलत करके आते हैं हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन। क्या होता है, जैसे मेरे पास में C2H5 है ना, इसको मैं थोड़ा इस हिसाब से लिख देता हूं। ये हो गया, यहाँ पे 3 H है, ये H और यहाँ पे मेरे पास 2 ही H है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट, तो ये H निकल जाएगा। H निकल गया यहाँ से नहीं लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, चलो यहाँ से और अच्छे से क्लियर आएगा। यहाँ से तो ये फ्री रेडिकल बना हुआ है इसके ऊपर, ये फ्री रेडिकल बना हुआ है इसके ऊपर, एक H जैसे यहाँ से रिलीज हो गया इस तरह से, तो ये टूटा तो क्या बना देगा, ये यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएगा तो ये बना देगा CH2। इसी स्टाइल से लिखूँ तो समझ में अच्छे से आएगा, ये H और यहाँ पे CH और ये H, ये फ्री रेडिकल आ गया फ्री रेडिकल। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बना देगा C2H4, यानी कि एल्कीन बना देगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एथाइन बन गया, देखो एथीन बन गया, एथीन बन जाता है इसके अंदर। तो कई बार एज प्रोडक्ट पूछता है एग्जाम में कि एज प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है, तो फ्री रेडिकल उठा लो, उसके डायरेक्ट मैकेनिज्म में पता है, फ्री रेडिकल उठा लो, उससे देखो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो एक ये बन सकता है, फ्री ये बन सकता है। अच्छा, एक और अगर मैं देखूं तो यहां से जैसे एक H निकल के इसके पास आ सकता है, तो वो तो C2H6 बना ही लेगा, कोई दिक्कत है नहीं। बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एथीन बन जाता है इसके साथ में एज प्रोडक्ट, है ना। H यहाँ से निकल जाएगा और बना लेगा एथीन, बाकी तो एज इट इज रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और हम लोग गलत कर देते हैं क्वेश्चन को, तो ध्यान रखना। अच्छा, ब्रोमिनेशन की अगर बात करूं, जैसे फ्लोरिनेशन पढ़ लिया हमने, क्लोरिनेशन पढ़ लिया। अगर मैं ब्रोमिनेशन की अगर बात करूं तो ब्रोमिनेशन भी एज इट इज क्लोरिनेशन की तरह ही होता है ना। ब्रोमिनेशन भी एज इट इज क्लोरिनेशन की तरह ही होता है, बस फर्क इतना है कि क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, जल्दी रिएक्शन करेगा, और ब्रोमीन थोड़ा स्लो रिएक्शन करेगा। तो थोड़ा दोनों में डिफरेंस क्या है, बस रिएक्टिविटी का ही डिफरेंस है, और बाकी एज इट इज मैकेनिज्म वही फॉलो होगा जो क्लोरिनेशन में हुआ था। ओके, अच्छा एक बात और करते हैं, तो मेरे पास लास्ट हो जाएगा, जैसे मेरे पास मैंने रिएक्शन कराई CH3H प्लस I2 और ये बन जाएगा मेरे पास में CH3I प्लस HI। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, आयोडीन से रिएक्शन कर लेगा क्या ये? रिएक्शन तो हो जाती है, लेकिन रिएक्शन होती है रिवर्सिबल। कैसी होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, मतलब दोनों तरफ चलेगी। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है, देखो ऐसा इसलिए होता है, ऐसा होने का कुछ कारण है मेरे पास में। ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कौन होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? जैसे एजेंट बीमा करता है ना दूसरों का, वैसे जो एजेंट होता है वो दूसरों का वही करता है जो उसका नाम है। जैसे रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को क्या करेगा? बीमा एजेंट दूसरों को क्या करता है? बीमा करता है। वैसे रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूसिंग करेगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा ये। तो ये रिड्यूस करेगा, तो देखो ये क्या करेगा? H दे देगा। अच्छा H देगा, वापस को H दे देगा और वापस से अपना I ले लेगा और वापस से रिएक्शन इधर प्रोसीड हो जाएगी, मेथेन बन जाएगा वापस से, और वापस से मेथेन बन जाएगा और आयोडीन बन जाएगा। तो दोनों तरफ रिएक्शन चलती रहती है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा अभी आपको क्या समझ में आ रहा है कि रिड्यूस क्यों करेगा इसको? भाई देखो जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे CH मेथेन क्या था? मेथेन CH4
है ना। यहाँ पे अगर देखो कार्बनिक वैलेंसी कितनी 4 होती है, और कौन सा -4 क्योंकि हाइड्रोजन प्लस में है। और यहाँ पे देखो अगर मैं तो 3 प्लस तो इसके हो गए हाइड्रोजन के, और 1 माइनस ये इसका हो गया आयोडीन का। 1 माइनस तो कार्बन का कितना हो गया, कार्बन के मेरे पास में कितने हो जाएंगे 2 प्लस 2 माइनस 2, देखो -2 इसके, -1 इसका, -3 और +3, तो -2 इसके हो जाएंगे। तो देखो -4 से -2 में आ गया ये। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए या इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन निकाले ना इसने यहाँ से, -2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल गए यहाँ से। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते, निकलना मतलब ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन, तो अपन ऐसे समझते हैं इसको। तो यहाँ पे वैसे भी इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि HI जो होता है वो H देता है, किसी को H देना क्या होता है रिडक्शन, और H लेना ऑक्सीडेशन। यहाँ से H निकला ऑक्सीडेशन हो गया, इसका ऑक्सीजन हो गया ना, H निकल गया, और H का जुड़ना, किसी के पास H आ रहा है तो रिडक्शन हो जाएगा उसका, है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन होता है, निकल गया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना एक्सेप्ट करना रिडक्शन होता है। तो ध्यान रखना इसका। तो ये क्या करेगा यहाँ पे, वापस से क्या करेगा, HI क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वो क्या करता है, इसको रिड्यूस करता है। -4 से -2 में आ गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसको वापस से क्या करेगा, रिड्यूस करके वापस बना लेगा। यही थोड़ा ध्यान रखना इसका। तो ये गलतियां हो जाती कई बार। तो ये रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड हो नहीं पाती है। प्रोडक्ट हमारे को आयोडो एल्केन चाहिए। अब बताओ आयोडो एल्केन कैसे ले, ये तो दोनों तरफ चलती रहेगी कंडीशन, और इक्विलिब्रियम आ जाएगा इनमें। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कुछ ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या होते हैं, HiO3 ऑब्लिक HNO3, है ना। इस तरह के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, इनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा ये क्या करते हैं भाई, कांटे से कांटा निकलता है ना, कांटे से कांटा निकलता है। तो ये HI क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसको टक्कर देने के लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको टक्कर देने के लिए ऐसा ही हमारे को एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जो इससे रिएक्शन करेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपस में बहुत बढ़िया रिएक्शन करेंगे, कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा दोनों का। तो ये कांटा है, अब इसको निकालने के लिए दूसरा कांटा मुझे यूज करना पड़ा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो होता क्या है, देखो ये क्या करता है, इसको रोकता है, इसको इधर वापस रिएक्शन होने से रोकता है। अब जैसे ये यूज करेंगे, रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी। तो कैसे रिएक्शन होगी, देखो HiO3 प्लस, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ HiO3 के साथ में ये HI आ गया, तो क्या बनाएगा ये बना लेगा मेरे पास में I2 प्लस H2O, I2 प्लस H2O। तो ये कुछ इस तरह से तीन है, ये 3 मोल है यहाँ पे, 6 5 HI। ओके हो गया ना, 6 हो गए हाइड्रोजन, है ना, 3 ऑक्सीजन, और मेरे पास में आयोडीन कितने हैं यहाँ पे 5 और एक 6, तो ये हो जाएगा 3I2। इस तरह से बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। अच्छा रिएक्शन बैलेंस होगी तो हो गया ना कंप्लीट। देखो अब इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने क्या किया, HI को कन्वर्ट कर दिया वापस I2 में, तो I2 निकल जाएगी और H2 निकल जाएगा। बचा हुआ प्रोडक्ट हमारा एज इट इज रहेगा, बचा हुआ प्रोडक्ट हमारा एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। HNO3 भी यूज़ कर सकते हो आप, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, HNO3 भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें क्या बनेगा, I2 बनेगा, NO2 बनेगा, और प्लस मेरे पास में H2O बन जाएगा, है ना। देखो होता क्या है, यहाँ पे H2O बनेगा, NO2 बनेगा और I2 बन जाएगा, तीनों बन जाएंगे। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे रिएक्शन हो रही है। अब आप उसको बैलेंस कर सकते हैं रिएक्शन को, कितने H हमारे काम आ गए यहाँ पे, 1H 2H2 हो गया, 3 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन आ गई, तीसरी आ गई, और देखो आयोडीन कितने मेरे पास में, एक ही 2 आयोडीन चाहिए मेरे को यहाँ पे। तो इस तरह से मैं इसको 2 लेके इसको भी 2 कर दूंगा, तो 4 आ जाएगा, 4H2O 2H2O के रूप में आ जाएगा। देखो 2 तो 4 हो गए, 2 3 6 हो गए, तो इसको भी हम ले लेंगे 2 2 4 2 6। ओके, तो इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी और इजीली हमारे पास में आयोडो एल्केन बन जाया करता है। थोड़ा सा ध्यान रखना इसका, आयोडो एल्केन बनाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेना पड़ेगा, अदरवाइज रिएक्शन रिवर्सिबल फॉर्म में होगी। क्योंकि आयोडीन क्या होता है बेचारा, बहुत कम रिएक्टिव होता है, मतलब आयोडीन फ्री रेडिकल बहुत बड़ा होता है एक तो आकार में, और ये रिएक्शन करता नहीं। इसकी रिएक्शन कैसे होती है, एंडोथर्मिक होती है। रिएक्शन कैसे होती है, एंडोथर्मिक। आप इसको हीट दोगे तब जाके रिएक्शन करेगा, है ना। बाकी तो क्या करता है, दोनों मिलके क्या करते हैं, दोनों जुगलबंदी कर लेते हैं और जुगलबंदी करके I2 बना लेते हैं,
तो क्या करते हैं, दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे कि यार चल किसी और से रिएक्शन करने से अच्छा है कि अपन दोनों ही आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, जुगलबंदी कर लेते हैं, I2 बना लेते हैं। तो ये रिएक्शन क्या होती है, आगे इसमें प्रोसीड नहीं हो पाती आयोडीन फ्री रेडिकल के केस में। तो ध्यान रखना इसका, यहाँ पे इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और रिड्यूसिंग एजेंट का रिएक्शन हो जाएगी, और ये यहाँ पे I2 फ्री हो जाएगा, H2 निकल जाएगा, और हमारे पास बनेगा क्या, आयोडो एल्केन। ओके, तो ये हो गया हमारे पास में मैकेनिज्म वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। मैकेनिज्म जो था, हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म क्लियर हो चुका है। एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है समझ में आ गई होगी आपको, FRS फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम दूसरे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है दूसरी वाली, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।